साल था 2003। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। यहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी को उनकी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान डिनर के लिए भी इनवाइट किया था। तमाम समझौते हुए, महत्वपूर्ण मसौदों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें मिसाइल डिफेंस, हाईटेक ट्रेड, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज जैसे सेक्टर शामिल थे। यानी देश विश्व पटल पर अपनी दस्तक दे रहा था। जब वहां ये सब चल रहा था, तब देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश में 26 साल की एक लड़की वीर रस की कविताएं पढ़कर अपनी पहचान बना रही थी। वो खुले मंच से कहती थी कि बाबर की औलादो सुन लो, भगवा वहीं फहराएंगे। जाग चुके सीता के बेटे, जाग चुके सीता के बेटे, कफन ओढ़कर आएंगे, ए नवाज तेरे सीने पर हम भगवा ध्वज फहराएंगे। खुला ऐलान करती हूँ, बाबर की औलादो सुन लो, जैसे अयोध्या मुक्त कराई, मथुरा भी मुक्त कराएंगे। इससे पहले कि दुनिया इस 26 साल की लड़की को उसकी कविताओं की वजह से जानते, अचानक अखबारों की एक खबर बन गई। 9 मई साल 2003 को गोली मारकर उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। उसी के घर पर ही उसकी लाश मिलती है। लड़की का नाम था मधुमिता शुक्ला और अखबारों की हेडलाइन थी कि युवा कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या। ये हत्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी, वो भी मुख्यमंत्री आवास से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर निशांतगंज इलाके में। पुलिस हत्या की कड़ियां सुलझाने में लगी थी, केस के तार जोड़ रही थी, लेकिन मामला तब और उलझ गया जब पोस्टमार्टम में पता चला कि हत्या के दौरान अनमैरिड मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी। अचानक इस केस में मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की भी एंट्री होती है और निधि पुलिस को बताती है कि उसकी बहन के संबंध बसपा के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ थे। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। किस्से में आज एक युवा कवित्री है, किस्से में आज बाहुबली राजनीति है, मर्डर है तो न्याय की आस है, अपराधी है तो पीड़ित भी है, क्योंकि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को सजा पूरी होने से पहले ही सरकार ने रिहा करने का फैसला किया है, जिसे लेकर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। लेकिन इससे पहले जान लीजिए ये किस्सा क्या था। दरअसल अमरमणि त्रिपाठी उन नेताओं में से थे जो उस दौर में हर बदलती सत्ता का जरूरी हिस्सा हुआ करता था। पूर्वांचल के नेता हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस था। लगातार 6 बार विधायक रहे। तिवारी की विरासत को आसानी से समझने के लिए जान लीजिए कि वो जेल से चुनाव जीतने वाले पहले नेताओं में से एक थे। अमरमणि त्रिपाठी लगातार 4 बार यूपी की नौतनवा विधानसभा से चुनाव जीत कर आए थे। यूपी में 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में अमरमणि मंत्री रहे, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली, मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो अमरमणि ने भी पार्टी बदली और बसपा सरकार का चेहरा बन गए। मधुमिता की हत्या के बाद जैसे ही अमरमणि का नाम सामने आया, तो इसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगे कि वो अमरमणि को बचा रही है। अमरमणि भी मीडिया और पुलिस को यही बताता रहता कि उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, उसके राजनीतिक विरोधी उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस केस की जांच यूपी पुलिस की सीआईडी टीम कर रही थी। जांच कछुआ गति से चल रही थी। केंद्र की अटल सरकार को इस जांच पर शक था। हालांकि मायावती ने अमरमणि को यह कहते हुए पार्टी से बर्खास्त कर दिया था कि दोष सिद्ध नहीं हुआ तो अमरमणि को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन उसी दौरान हत्या से 12 दिन बाद मायावती ने वाराणसी के पास चिरईगांव विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के कहने पर किसी ब्राह्मण को फंसाया नहीं जाएगा। यहाँ उनका आशय सीधा अमरमणि त्रिपाठी की तरफ था। अखबारों की खबरें, मीडिया के सवाल होते होते 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। 17 जून का एक खबर आई जिसमें मायावती ने कहा कि अगर मधुमिता की मां अमरमणि को लिखित क्लीन चिट दे दे तो उन्हें सरकार में वापस लिया जा सकता है। इसके 3 दिन बाद यानी 20 जून को मधुमिता की मां ने भी किन्हीं परिस्थितिवश अमरमणि को क्लीन चिट दे भी दी। लेकिन इस बीच मामला देश की राजधानी तक पहुंच चुका था।
अचानक 2 जुलाई 2003 के इंडिया टुडे मैगजीन के एडिशन में खबर छपी कि मायावती अमरमणि को दोबारा मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन केंद्र की अटल सरकार ने उन पर ऐसा ना करने का दबाव बनाया और मामले को सीबीआई को सौंपने को कहा। जांच अब सीबीआई के हाथ आ गई थी और मायावती का बयान आया कि मधुमिता की मां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और ऐलान किया कि सीबीआई की जांच में जब तक अमरमणि निर्दोष साबित नहीं हो जाते, उनकी बसपा में वापसी नहीं हो सकती। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ अपराध नहीं देखा जाता, देखा जाता है तो अपराध करने वाला कौन है, उसके पल्ले कितनी वोट है, उसका रसूख क्या है, वो किस जाति के वोट प्रभावित करता है, वो किस पक्ष का, हमारे पक्ष का या विरोधी पक्ष का। चुनाव से पहले उसे बचाना है या चुनाव के बाद डुबाना है। राजनीति में अक्सर यही होता है। यहाँ भी यही हुआ। सीबीआई जांच का आदेश होते ही अमरमणि के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। कहते हैं सीबीआई ने ईमानदारी से जांच शुरू की तो मामले की परतें खुलना शुरू हो गई। जो अमरमणि सीना ठोक कर कह रहा था कि हत्या के समय मधुमिता के गर्भ से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीबीआई ने डीएनए टेस्ट कराया और खुलासा हो गया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि का ही था। और तब जांच में ये बात भी सामने आई कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने। मामले में एक नया मोड़ था। मधुमिता शुक्ला की हत्या में अब मधुमणि त्रिपाठी का नाम भी सार्वजनिक हो चुका था। निधि शुक्ला बार बार डर का जिक्र कर रही थी। अमरमणि यूपी में मंत्री रह चुके थे, बाहुबलियों में गिनती होती थी, आरोप लगे कि केस को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मधुमिता हत्याकांड की जांच को यूपी से उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। करीब 3 साल मामला चला। आखिरकार साल 2007 में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, उनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत संतोष राय सहित 4 लोगों को 26 साल की मधुमिता शुक्ला की हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने पाया कि हत्या की साजिश साल 2003 के मार्च, अप्रैल और मई के महीने में अमरमणि के घर पर ही रची गई थी। ये जानते हुए कि मधुमिता गर्भवती थी, ये साजिश रची अमरमणि, मधुमणि और रोहित चतुर्वेदी ने। अमरमणि ने मधुमिता के गर्भ को भी नष्ट करने की कोशिश की थी ताकि उन पर शक की सुई ना जाए। जिस समय मधुमिता की मौत हुई, उनका गर्भ 7 महीने का था। अमरमणि ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। साल 2012 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अमरमणि समेत 4 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। मधुमिता की हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद से मधुमणि त्रिपाठी ने 20 साल 2 महीने और 18 दिन जेल में बिताए और अमरमणि ने 20 साल 1 महीने और 19 दिन कैद रहकर काटे। इंडियन एक्सप्रेस के मनीष साहू की रिपोर्ट के अनुसार तो त्रिपाठी दंपत्ति ने अपना ज्यादातर समय अस्पताल में बिताया, जेल में नहीं। वहीं से राजनीतिक दरबार भी लगाया, खुले में टहलते थे। इसके अलावा अमरमणि और पुलिस के नेक्सस की एक खबर साल 2015 में भी आई थी। न्यूज चैनल IBN 7 ने बाबा राघव दास मेडिकल अस्पताल में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि पति पत्नी अस्पताल के वार्ड नंबर 8 में मजे से रहते हैं। पुलिस के बावजूद इनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे, जनता दरबार लगता था और अनुमति के बिना कोई अधिकारी तक इनसे नहीं मिल सकता था। जो भी हो, अभी रुकिए, खबर बाकी है। अमरमणि के पुत्र की दास्तां कहो अभी बाकी है। दरअसल अमरमणि पर कई बार ये आरोप लगते रहे कि उन्होंने जेल में रहते हुए न सिर्फ खुद चुनाव जीता, बल्कि अपने बेटे अमनमणि को भी राजनीति में सेट किया। अमनमणि ने गोरखपुर से ही दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और पिता के जेल जाने के बाद राजनीति में अपना कद बढ़ाया। साल 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमरमणि तो जेल में बंद थे, तब उनका चुनाव प्रबंधन अमनमणि ही संभाल रहा था। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने चाचा अजीत मणि के लिए कैंपेनिंग की और साल 2012 में सपा के टिकट पर नौतनवा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के कौशल किशोर सिंह से चुनाव हार गए। हार तो गए, लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा। एक तरफ जिधर अमनमणि राजनीति में पैर जमा रहे थे, निजी जीवन में भी हलचल बनी हुई थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई सारा सिंह से। दोनों का प्रेम प्रसंग चल निकला। अमनमणि और सारा सिंह के संबंध के बारे में दोनों के घर वालों को बहुत कुछ नहीं पता था। अमरमणि को जब इसका पता चला तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने बेटे को सारा सिंह से मिलने से रोका, लेकिन अमनमणि ने जुलाई 2013 में लखनऊ में ही एक आर्य समाज मंदिर में सारा से शादी कर ली। बताते हैं कि अमरमणि इस शादी से बहुत खपा हुए, लेकिन 9 जुलाई 2015 को
अचानक एक बार फिर से अखबारों की सुर्खियां बदल गई। घटना वही थी और इस बार अमरमणि की जगह कातिल का नाम आया अमन मणि का, और लाश मिली सारा सिंह की। बताया जाता है अमन और सारा कार से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। अमन ने सारा के घर वालों को बताया कि एक मोटरसाइकिल वाले को बचाने के लिए उसने अचानक गाड़ी मोड़ दी और इससे गाड़ी का हादसा हो गया। इसी सड़क हादसे में सारा सिंह की मौत हो गई। सारा के परिवार वालों ने तब आरोप लगाया कि एक सुनियोजित हादसा था। फोरेंसिक एक्सपर्ट भी ये नहीं समझ पाए कि ये कौन सा हादसा हुआ जो सारा की जान चली गई और अमन मणि को एक खरोंच तक नहीं आई। अचानक एक खबर ये भी बनी कि सारा अमन मणि से तलाक लेना चाहती थी और मौत से 3 महीने पहले वकील से उसने कानूनी राय ली थी। सारा सिंह के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अमन मणि को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन किडनैपिंग केस में, हत्या नहीं। काफी भाग दौड़ के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। फिर अक्टूबर 2015 में जाकर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। जांच अभी तक चल ही रही है। अब आप राजनीति का खेल समझिए। 20 साल पहले एक मर्डर के चलते बसपा ने पिता अमरमणि से किनारा कर लिया था, तो तब सपा ने पिता को खुली बाहों से स्वीकार किया था। लेकिन साल 2017 में मर्डर के कारण सपा ने बेटे का हाथ छोड़ दिया, तो अब बसपा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि राजनीति में अपराध और अपराधी नहीं, सिर्फ वोट देखे जाते हैं। फिलहाल अमरमणि की रिहाई के खिलाफ निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। आगे जो कुछ होगा वो भी अटपटा नहीं होगा, क्योंकि 23 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। जब मेज पर अटल जी, बुश और पुतिन थे, आज बिडेन, मोदी और पुतिन है।